Hello my dear friends and my dear students. Welcome to my channel. Before starting the video, first of all, I will tell you a motivational quotation. So, my today's quotation is the starting point of all achievement is desire. यानी कि सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। यानी कि सबसे पहले हमारे मन में एक इच्छा जागृत होती है कि हमें ये पाना है या एक जो भी लक्ष्य हम बनाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मन में चलता है। ठीक है, मन में इच्छा जागृत होती है, फिर हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, धैर्य के साथ उस पर निरंतर काम करते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा मैं मतलब बहुत ही छोटा, अगर मैं आपको बहुत छोटे लेवल पर बताऊं कि एक विद्यार्थी वो जो कक्षा में प्रथम आया, ठीक, तो सबसे पहले उसके मन में इच्छा जागृत हुई होगी कि मुझे प्रथम आना है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन लाना है कैसे भी करके। तो वो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है कि मैं अपने ऐसे साथियों से जिनसे उनका कंपटीशन होता है उनसे मैं आगे निकल जाऊं। तो वो हर तरीके अपनाता है कि किस तरीके से हम फर्स्ट पोजीशन लाएंगे, इसलिए वो उसके लिए बहुत मेहनत करता है और हमेशा उसके मन में चलता रहता होगा या चलता ही है, क्योंकि ऐसे ही तो किसी को सफलता नहीं मिल जाती है ना। तो मन में चलता है कि मुझे लाना है फर्स्ट पोजीशन लाना है। ठीक है, या जैसे अब मैं बात करूं कि अभी ठीक है, अभी अभी भी मतलब आने वाले 2-2.5 महीनों में आप लोगों के भी एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, खास तौर पर अगर मैं बोर्ड विद्यार्थियों की बात करूं तो उनके तो 1 ही महीने मतलब बचे हुए हैं। तो अगर वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं या ये नहीं सोचेंगे कि मुझे टॉप करना है, तो उनके मन में मतलब वो कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप इच्छा जागृत करिए अपने मन में, उसके बाद आप उस पर लग जाएंगे तो फिर जो आपकी इच्छा है उसी इच्छा के अकॉर्डिंग आप अपनी सफलता को भी पा लेंगे, आप अपनी मंजिल भी पा जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, टेंस मैंने शुरू कर दिया था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हमने लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इसे देखें तो क्या अर्थ निकल कर आता है? प्रेजेंट वर्तमान, कंटिन्यूअस जो जारी रहता है, और टेंस तो काम होता ही है ना। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वहां पर करते हैं जहां पर कोई कार्य निरंतर जारी रहता है। जैसे मैं बोलूं वह सो रहा है, वह जाग रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, वह स्कूल जा रहा है ना, वह गीत गा रहे हैं, या तो सिर्फ यानी कि वैसे काम जो निरंतर जारी हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, या वैसे काम जो निरंतरता में है, जैसे वह आजकल नॉवेल पढ़ रहा है। ठीक है, तो आजकल नॉवेल पढ़ने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा वो हर दिन पढ़ता होगा। ठीक है, तो निरंतरता है उसके पढ़ने में। ठीक है, या वह एक किताब लिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू बुक ही लिखता रहेगा, है ना, धीरे धीरे थोड़ा 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 करके वो, यानी कुछ ड्यूरेशन लेकर वो चीज करेगा। यानी कि ऐसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे कार्य जो लगातार हो रहे हो या जिनमें निरंतरता बनी रहती है, वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। चलिए आते हैं, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, यानी सिंपल साधारण से वाक्य कैसे बनते हैं। इसके अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing लगाते हैं। ठीक है, जिसको कोई कोई V4 भी कह देता है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, V1 प्लस ing करिए, वो सही है, प्लस ऑब्जेक्ट है आपका। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ठीक है, और ये टेंस जो है ना, या कोई सा भी आप कंटिन्यूअस का ले लेंगे तो बहुत ही इजी होते हैं। पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन अब और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर जानिए आपने। अब देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी। इस कहाँ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट कह लें, उसके साथ हमें इसका यूज करना है। एम ओनली विद आई, एम लगेगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। देन आर यूज होगा वी, यू, दे, एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट।
प्लूरल नंबर या प्लूरल सब्जेक्ट, हम कुछ भी कह लें, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने कुछ लिख रखे हैं जिसको मैं अभी यहाँ पर करूंगी, और जब मैं यहाँ पर पढ़ा लूंगी उसके बाद आप भी, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, अपनी बुक निकालेंगे और करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ ना मैं आपको अंग्रेजी, ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंस ले लिया। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है, तो क्या आई, आई के साथ क्या लगना है, ओनली विद आई एम लगना है, ठीक है, आई एम। देन क्या है, वर्क, ठीक है, पढ़ाना, पढ़ाना है, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, पढ़ाना या सिखाना कह लीजिए, ठीक है। आई एम एंड देन वर्ब के साथ क्या लगेगा, आई एन जी, तो टीच प्लस आई एन जी टीचिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। आई एम टीचिंग, सॉरी, टीचिंग यू, देन ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। वन मोर थिंग, अगर कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा तो फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल से करेंगे आप, ठीक है, जैसे इंग्लिश लिखा, कहीं कहीं पर स्मॉल लेटर से भी लिखा होता है लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखना है तो उसको आप फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल से ही शुरू करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, वह गाना गा रही है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज, इज, तो वह गाना गा रही है, फीमेल है, फीमेल के लिए क्या यूज होता है, शी, शी, वर्ब क्या लगेगी हमारी, इज, शी इज, देन क्या है, गाना गाना, सिंग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि कितना गाना गा रही है, सिर्फ लिखा हुआ है गाना गा रही है, फिर भी हम यहाँ पर अ का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ढेर सारे होते से सिंगिंग सॉन्ग्स तो इसका मतलब होता है कि वो कई गाने गा रही है, ठीक है, बट हम इसको ऐसे ही करेंगे, से सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन बांसुरी बजा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन, ओके, सॉरी, ऐसे डायरेक्ट लिखने पर थोड़ी सी राइटिंग का इशू हो जाता है, कोई नहीं। मोहन इज, बजा रहा है, बजा रहा है, हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आप प्ले का यूज करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि घंटी बजाना है तो रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द फ्लूट, ठीक है, या रिंगिंग द हारमोनियम, या रिंगिंग, ठीक है, रिंगिंग नहीं, किसी भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना, खासतौर पे बजाने के लिए तो हम प्लेइंग का यूज करेंगे, ठीक है। मोहन इज प्लेइंग फ्लूट, या द फ्लूट कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, मोहन इज प्लेइंग द फ्लूट। तुम उपन्यास पढ़ रहे हो, उपन्यास को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉवेल, ठीक है। सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगना है हमारा, आर, वी यू वी दे, ठीक है, वी यू दे, यू आर, देखिए तुम उपन्यास पढ़ रहे हो, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, वर्ब रीड, यू आर रीडिंग अ नॉवेल, नोवेल, NOVEL, ठीक है। नेक्स्ट, मैं विद्यालय पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, जनरली लोग पढ़ने ही जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग घूमने भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, मैं विद्यालय पढ़ने जा रहा हूँ, सब्जेक्ट हमारा आई, आई के साथ क्या लगना है, एम, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू क्या लगाएंगे यहाँ पे, रीड, रीड नहीं, स्टडी, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, सॉरी, आई एम गोइंग टू स्कूल
to study. अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे हमने रीड क्यों लगाया, यहाँ पर हमने स्टडी क्यों लगाया। बहुत से बच्चे ये गलतियां करते हैं, ठीक है, कहीं रीड कहीं स्टडी, उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ पर रीड लगाना है कहाँ पर स्टडी लगाना है। तो ठीक है, मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देती हूँ कि रीड हम वहां पर लगाएंगे, ठीक है, जहां पर आपको कुछ भी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। जैसे आपको कोई बुक पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप नॉवेल पढ़ रहे हो, आप रामायण पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, तो वहां पर आप रीड का यूज करेंगे, यानी लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हो तो रीड लगाएंगे। लेकिन स्टडी कहाँ लगता है, जहां पर आप अध्ययन करते हो, ठीक है, यानी कि स्टडी में आपका क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं और आप जैसे कहते हैं ना उनका गहन अध्ययन कर रहे हो। यानी कि आपने थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिया, मैथ्स लगा लीजिए, जियोग्राफी पढ़ लिया, बायो पढ़ लिया, है ना, तो वहां पर हम स्टडी लगाएंगे। जब हम स्कूल जाते हैं वहां पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर स्टडी का यूज करेंगे। तो रीड, जब हमें कोई कुछ भी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा तो रीड, और स्टडी वहां पर जहां पर हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, या किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करते हैं डीपली, तब पर भी हम वहां पर स्टडी यूज करते हैं। चलिए, विद्यार्थी लड़ रहे हैं, ठीक है, विद्यार्थी लड़ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि ढेर सारे हैं, है ना। तो द स्टूडेंट्स आर, आपको आर्ग्यू कर लो या फाइटिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइटिंग कर देती हूँ मैं, फाइटिंग, द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा के लिए हम इट का यूज करते हैं, कोई वेदर होता है, ठीक है, सर्दी गर्मी बरसात, ये सब के लिए हम इट का यूज करते हैं। जब मैं इट और देयर का आपको यूज बताऊंगी तो डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आप जानिए कि वर्षा या बारिश के लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है, इट, और इट के साथ क्या, इज, इट इज रेनिंग, ओके, आई डोंट नो, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, एक चीज और जान लीजिए कि इट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। इट इज, कभी इट आर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन देयर इज, देयर आर, इस तरीके से कर सकते हैं। सो इट इज रेनिंग एंड देन राम वहां जा रहा है, राम इज गोइंग देयर, राम वहां जा रहा है, राम इज गोइंग देयर। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर टू क्यों नहीं लगा है, राम इज गोइंग टू देयर नहीं लगेगा, क्यों, जनरली क्या होता है गो, वेंट, गॉन के बाद टू का यूज करते हैं, ठीक है, तब जब उसके बाद किसी प्लेस, कोई प्लेस आपको दिया गया, ठीक है, जैसे राम इज गोइंग टू प्रयागराज, राम इज गोइंग टू लखनऊ, या श्याम इज गोइंग टू बनारस, ठीक है, या श्याम इज गोइंग टू हाउस, श्याम इज गोइंग टू स्कूल, है ना, रामू इज गोइंग टू समथिंग, यानी कि जब पर भी आपको किसी प्लेस की जगह दी रहेगी एग्जैक्ट, तब हम वहां पर टू लगाएंगे, नहीं तो हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।